हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग शिक्षा दर्शन के अध्ययन को शुरू करेंगे। और शिक्षा दर्शन में मैं आप लोगों को 2 क्लासेस में इसकी बेसिक जो मूलभूत बातें थी उनका अध्ययन करा चुका हूं। और आज की क्लास में हम लोग को शिक्षा दर्शन की आधुनिक अवधारणाओं के बारे में पढ़ना है। आधुनिक अवधारणाओं में जैसे होता है भाषा संबंधित, प्रत्यक्षवाद या सापेक्षवाद संबंधित जो भी अवधारणाएं आधुनिक दर्शन से रिलेटेड हैं, जिनसे देखिए आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सिलेबस जो है आपका यूजीसी नेट और एमएड के सिलेबस से मिलता जुलता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप इन परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। ये देखिए, जो आज की क्लास है ये आधुनिक दर्शन की अवधारणाओं से रिलेटेड है। और मैं आप लोगों को देखिए शिक्षा शास्त्र विषय के अध्ययन के लिए 2 क्लासेस चला रहा हूँ, एक शिक्षा दर्शन की और एक शिक्षा मनोविज्ञान की। तो दोनों क्लासेस अल्टरनेट रूप में चलाई जाती हैं, एक दिन शिक्षा दर्शन की और एक दिन जो है शिक्षा मनोविज्ञान की। इन सारी क्लासेस को जब आप पूरी तरह से कंप्लीटली कर लेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यूजीसी नेट का हो गया, फिर एकेडमिक में जैसे एमए का हो गया, एमएड का हो गया, इसके अलावा जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं उनमें भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अध्ययन किया जाए, जिससे क्या हो कि आपकी जो अवधारणा है आधुनिक दर्शन के बारे में वो अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं और ये देखिए आपके एमए और एमएड की क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित जो है आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो उनको भी हल करने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए, तो आज का टॉपिक क्या है? आधुनिक दर्शन की अवधारणा, यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी। तो देखिए, आधुनिक युग में दर्शन का जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक से अधिक विश्लेषणात्मक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक हो गया। यानी प्राचीन काल में जो दर्शन का स्वरूप था वो ज़्यादातर आध्यात्मिक था, लेकिन अब वर्तमान में आधुनिक मॉडर्न युग में एक ऐसा हो गया है, विश्लेषणात्मक हो गया है, वैज्ञानिक हो गया है और व्यवहारिक हो गया है। इस युग में दर्शन का उद्देश्य सत्य की खोज के साथ साथ भाषा, अनुभव, विज्ञान और मानव परिस्थिति को भी समझना बन गया। यानी सत्य की खोज दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। सत्य की खोज तो करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ भाषा का, अनुभव का, विज्ञान का और मानव की परिस्थिति को भी समझना इसमें आवश्यक माना गया। तो सबसे पहले इसका जो अवधारणा है देखिए आधुनिक दर्शन की, वो भाषा संबंधी यानी भाषा के विश्लेषण से यानी लिंग्विस्टिक एनालिसिस से रिलेटेड है। इसमें देखिए होता क्या है कि भाषाई विश्लेषण का वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसमें दर्शन की समस्याओं का समाधान भाषा के विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। यानी दर्शन से संबंधित या दर्शन में जो भी समस्याएं आती हैं उनको भाषा संबंधी जो भी समस्या है उसके विश्लेषण के द्वारा दूर किया जाता है। भाषा संबंधी किसी भी प्रकार की क्लिष्टता न हो, किसी भी प्रकार का असमंजस न हो, इन सारी चीज़ों को इसके लिए जो है उपयोग करके इसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। माना जाता है कि दर्शन की जो अधिकांश समस्याएं हैं वो भाषा की अस्पष्टता या गलत प्रयोग के कारण उत्पन्न होती है। यानी इनके द्वारा जो विद्वान है, जो मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा कहा जाता है कि भाषा संबंधी अगर जो कुछ भी समस्याएं दिखती हैं दर्शन के क्षेत्र में, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम होती है, कठिनाई आती है, जो है अर्थ जो है बदल जाता है, उसका सही से अर्थ लगाया नहीं जाता है, ये सब किसकी वजह से होता है? भाषा की अस्पष्टता से या भाषा का गलत प्रयोग करने से। इसका प्रमुख विचार क्या है कि दर्शन का कार्य नई वास्तविकता को खोजना नहीं बल्कि भाषा को स्पष्ट और तार्किक बनाना। यानी इस क्षेत्र में क्या कहा जा रहा है कि दर्शन का कार्य जो है नई वास्तविकता को नहीं खोजना है, बल्कि क्या करना है कि भाषा को स्पष्ट और तार्किक रूप से प्रयोग करना है, उसको उसी तरीके से बनाना है। देखिए इस भाषाई विश्लेषण से संबंधित दर्शन के जो प्रमुख दार्शनिक हैं उसमें देखिए लुडविग विटगेन्स्टाइन हैं, बर्ट्रैंड रसेल हैं और जी मूर। इन तीनों महत्वपूर्ण दार्शनिकों के द्वारा भाषा संबंधी विश्लेषण की बात दर्शन के क्षेत्र में की गई। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? देखिए कि भाषा को दर्शन का केंद्र बनाना, अर्थ की स्पष्टता पर बल देना, अस्पष्ट दार्शनिक शब्दों की आलोचना करना और प्रतीकात्मक एवं तार्किक भाषा का प्रयोग करना।
तो इसकी ये मुख्य विशेषताएं देखी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए कि एक वाक्य अगर बोला जाए कि आत्मा अमर है, तो भाषाई विश्लेषण इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा। सबसे पहले क्या कहेगा कि आत्मा शब्द का अर्थ क्या है, दूसरा अमर से क्या तात्पर्य है, क्या यह कथन सत्यापन योग्य है। तो इस तरीके से इसको एक एक करके इन सारी चीजों के अर्थ को जानने का प्रयास किया जाएगा और फिर इसको सत्यापित किया जाएगा। इसका एनालिसिस करने के बाद इसको प्रूव किया जाएगा। शिक्षा में देखिए इसका प्रभाव क्या है। सबसे पहले कि स्पष्ट भाषा में शिक्षण, यानी बहुत से ऐसे शिक्षक होते हैं जो बच्चों को स्पष्ट भाषा में चीजों को समझा नहीं पाते या उनके सामने उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्लिष्टता आ जाती है, बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है, सही तरीके से उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। दूसरा, जो भी कॉन्सेप्ट अवधारणा बताई जाए उसको स्पष्ट रूप से बताया जाए, यानी अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से बताने पर क्या होता है कि उसकी समझ बच्चों में अच्छे तरीके से हो जाती है और फिर उसी के आधार पर वो आगे आने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी टॉपिक होते हैं, उसको आसानी से समझ जाते हैं। इसके अलावा संप्रेषण कौशल पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी तरीके से रहेगी तो किसी को भी कोई बात समझाई जा सकती है, किसी की बात को भी अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। बहुत से लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती है, इसकी वजह से वो बहुत सी चीज़ों को जानते हुए भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते, सही तरीके से उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो इसीलिए भाषा संबंधी जो प्रभाव है दर्शन में, वो इस रूप में देखा जाता है। दूसरा देखिए, आधुनिक दर्शन का जो अवधारणा से रिलेटेड महत्वपूर्ण बात है वो है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद देखिए दर्शन है जिसमें माना जाता है कि केवल वही ज्ञान सत्य है जो अनुभव और प्रयोग से सिद्ध हो सके। यानी यह जो बात है ये क्या कह रही है कि किसी भी ज्ञान को तभी तक सही माना जाए, तभी तक सत्य माना जाए जिसको अनुभव और प्रयोग से सिद्ध किया जा सके, यानी एक्सपीरियंस के द्वारा और एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो प्रूफ किया जा सके, जिसको बताया जा सके, वही सही तरीके से सत्य बात है, बाकी कोई भी चीज सत्य नहीं है। जो सत्यापन के योग्य नहीं है वो अर्थहीन है, यानी किसी भी प्रकार का ऐसा ज्ञान जिसको सत्यापित न किया जाए, वेरीफाई न किया जाए, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं। आपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया, बताया, लेकिन उसका बच्चों के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं पाया गया या उसको किसी ने प्रमाणित नहीं किया, उनके व्यवहार के द्वारा उसको सही तरीके से नहीं प्रमाणित किया गया, तो कहा जाएगा कि ये अर्थहीन है। इसके जनक देखिए ऑगस्ट काम्टे हैं, जिन्होंने इस सिद्धांत पर ज़्यादा जोर दिया था और इसको महत्वपूर्ण बना। इसमें देखिए मूल सिद्धांत क्या है इसका कि अनुभव ही ज्ञान का स्रोत है, विज्ञान सर्वोच्च है, आध्यात्मिक और अतीन्द्रिय ज्ञान की अस्वीकृति उन्होंने की, कारण कार्य संबंध पर बल दिया गया, यानी किसी भी चीज का कारण है तो उसका कार्य भी करना है, उसको करके तब जाके उसके रिलेशन को प्रूव करना है। देखिए इसकी विशेषताएं देखिए क्या है प्रत्यक्षवाद की, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देता है, यह प्रयोग और अवलोकन पर बल देता है, इसमें तर्क संगत विचारों पर जोर दिया जाता है और इसमें समाज शास्त्र के विकास पर भी जोर दिया। ठीक, उदाहरण के लिए देखिए जैसे कि एक कथन है कि ईश्वर सर्वत्र है, तो प्रत्यक्षवाद के अनुसार देखिए यह कथन जो है न तो प्रमाणित किया जा सकता है, न तो असत्य सिद्ध किया जा सकता है, इसलिए यह दार्शनिक रूप से निरर्थक। यानी किसी ने कह दिया कि ईश्वर सर्वत्र, यानी हर जगह ईश्वर विद्यमान है, तो इसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसको न तो प्रमाणित किया जाना संभव है, न तो असत्य ही सिद्ध किया जा सकता है। यानी इस शाखा के अनुसार, प्रत्यक्षवाद के अनुसार कहा जाएगा कि यह जो वाक्य है, जो यह सेंटेंस है, ये क्या है, दार्शनिक रूप से निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। शिक्षा में देखिए इसका क्या प्रभाव है, तो यह विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर बल देता है। दूसरा चीज, यह प्रयोगशाला संबंधित कार्यों को महत्व देता है, यानी किसी भी कार्य को करना है तो एक्सपेरिमेंट करके प्रयोगशाला में इसको प्रमाणित करके किया जाए तो बेहतर होगा। और यह तथ्यात्मक ज्ञान पर भी जोर, यानी किसी भी बात को कहा जाए तो उसके पीछे तथ्य होने चाहिए, फैक्ट होने चाहिए, बिना फैक्ट के कोई बात नहीं कहनी है और बिना फैक्ट के किसी भी बात को प्रस्तुत नहीं करना। तीसरी चीज देखिए आधुनिक दर्शन की अवधारणा से रिलेटेड क्या है, सापेक्ष प्रत्यक्षवाद। इसको सापेक्षवाद के भी नाम से जाना जाता है, यानी रिलेटिव पॉजिटिविज्म या रिलेटिविज्म। यह देखिए कई परीक्षाओं में लॉजिकल पॉजिटिविज्म
या रिलेटिविज्म के रूप में भी पूछा जाता है। तो इसका देखिए मतलब क्या होता है कि सापेक्ष प्रत्यक्षवाद के अनुसार सत्य निरपेक्ष नहीं है, बल्कि परिस्थिति, संदर्भ, संस्कृति और अनुभव के अनुसार बदलता रहता है। यानी जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी बात है, जो कुछ भी ज्ञान है, वो देखिए क्या होता है, निरपेक्ष नहीं होता है, बल्कि वो सिचुएशंस के अनुसार, किसी भी संस्कृति के अनुसार, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कोई चीज कहीं पर सत्य होती है किसी कॉन्टेक्स्ट में, तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो सत्य नहीं हो सकती है, उसके में अर्थ में बदलाव देखा जा सकता है। इसके देखिए प्रमुख विचारक कौन थे? आइंस्टीन थे, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, उन्होंने इसी से प्रेरणा ली थी। इसके अलावा देखिए दूसरे जो हैं वो स्लिक हैं, फिर कार्नाप हैं और आयर हैं। ये लोग देखिए इसके प्रमुख विचारक हैं। इसकी देखिए प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं कि उन्होंने इसमें कहा गया इनके द्वारा कि सत्य अस्थायी नहीं होता है। यानी किसी भी बात को हम अगर जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पूरी तरह से अस्थायी नहीं है, वो परिस्थितियों के अनुसार, संदर्भ के अनुसार, संस्कृति के अनुसार बदल सकता है। ज्ञान जो है संदर्भ आधारित होता है, यानी किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना है तो उसका कोई ना कोई कंटेक्स्ट होता, तभी वो उसी पर रिलेट होता है। एक ही तथ्य के अनेक अर्थ हो सकते हैं, यानी एक कोई तथ्य है, कोई फैक्ट है, उसका अलग अलग अर्थ हो सकता है अलग अलग संदर्भ में। निरपेक्ष सत्य की इसमें अस्वीकृति की गई, यानी निरपेक्ष सत्य को इसमें स्वीकार नहीं किया गया। उदाहरण के लिए जैसे देखिए कि नैतिकता, तो नैतिकता का देखिए अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होता है। जैसे देखिए युद्ध में अगर किसी की हत्या की जाती है तो कहा जाएगा कि वीरता का प्रदर्शन, यानी अगर किसी देश की सेना ने अपने दूसरे दुश्मन देश की सेना में किसी सैनिक को मार दिया तो कहा जाएगा कि वो सैनिक जो है बहुत वीर है, उसने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। दूसरी तरीके से देखिए सामान्य जीवन में, समाज में अगर कोई किसी की हत्या करता है तो कहा जाएगा कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, वो एक क्या है, अपराधी है। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, तो डॉक्टर जो है मरीजों की, रोगियों की क्या करता है, इलाज करता है, उसकी सेवा करता है। लेकिन अगर वही डॉक्टर मरीज की, रोगी की सेवा न करे तो कहा जाएगा कि बहुत अनैतिक कार्य है। लेकिन फिर वही चीज देखिए, अगर युद्ध के क्षेत्र में किसी देश का डॉक्टर अपने सिपाहियों की रक्षा तो करता है, लेकिन वो दूसरे देश के सिपाहियों की रक्षा नहीं करता, तो उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि वो अनैतिक है, क्योंकि वो वहां पर संदर्भ उसका कुछ और है। अगर वो ऐसा करता है तो कहा जाएगा कि वो अपने देश के खिलाफ कार्य कर रहा है और उसको देशद्रोही भी कहा जा सकता है, देश का दुश्मन भी। तो इसीलिए देखिए हर चीज का जो अर्थ है, सत्यता है, वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होती है। देखिए सत्य परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाता है, बदल जाता है। शिक्षा में देखिए इसका प्रभाव क्या होता है कि यह बालक केंद्रित शिक्षा की बात करता है। उसके बाद फिर देखिए यह लचीलेपन की बात करता है, यह बहुविध दृष्टिकोण की बात करता है और यह लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है। जैसे देखिए क्लास में अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो हर बच्चे किसी भी चीज को एक ही तरीके से नहीं समझ सकते। एक ही तरीके से उनको पढ़ाना अगर किया जा रहा है तो वो सही तरीके से कारगर नहीं हो सकता। तो किसी बच्चे के लिए कोई चीज आसान होती है तो किसी बच्चे के लिए कठिन होती है। तो अगर सबको एक ही आधार पर मापा जाएगा तो ये चीज सही नहीं है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कहा गया कि लचीलापन होना चाहिए, यानी एक ही तरीके से सब चीजों को बच्चों को नहीं समझाना चाहिए, एक ही प्रकार का जो है उनको तथ्य नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, उनको एक ही प्रकार के उदाहरण से नहीं समझाना चाहिए। अगर उनको एक उदाहरण नहीं समझ में आ रहा है तो किसी दूसरे उदाहरण को समझाइए, उनके समाज से, उनके आसपास की चीजों से रिलेट करके बताइए, तब जाके वो चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है। तो देखिए अब इनका तीनों का जो है तुलनात्मक रूप से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं सारणात्मक रूप में। जैसे देखिए अवधारणाओं में कौन कौन सी अवधारणा है, तो भाषाई विश्लेषण, तो इसका मुख्य केंद्र क्या होता है, भाषा होती है। इसमें सत्य की धारणा किस प्रकार की होती है, इसमें स्पष्ट अर्थ देखा जाता है। दूसरी अवधारणा क्या है, प्रत्यक्षवाद, इसका मुख्य केंद्र देखिए क्या है, अनुभव और विज्ञान। इसकी सत्य की धारणा क्या है, सत्यापन योग्य, यानी इसको सत्यापित किया जा सकता है। और तीसरा है सापेक्ष प्रत्यक्षवाद, यह देखिए इसका मुख्य केंद्र क्या होता है, कोई ना कोई कंटेक्स्ट होगा, कोई ना कोई सिचुएशन होगी, परिस्थिति होगी, और इसमें जो सत्य की धारणा होती है पूरी तरह से सापेक्ष होती है। ठीक है, निरपेक्ष
नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोग ने आधुनिक दर्शन की जो अवधारणाएं हैं, 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। एक है भाषा के आधार पर विश्लेषण, दूसरा है प्रत्यक्षवाद और तीसरा है सापेक्ष प्रत्यक्ष। तो इन तीनों के बारे में मैंने आप लोगों को उदाहरण के साथ बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इसका कंक्लूजन हम लोग क्या देख रहे हैं। कंक्लूजन के रूप में निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि आधुनिक दर्शन जो है वो तर्क, भाषा, विज्ञान, मानव अनुभव पर आधारित है। तो कहा जा सकता है कि आधुनिक दर्शन जो है सत्य को खोजने के साथ साथ उसे समझने और स्पष्ट करने का प्रयास है। ठीक है, तो इस तरीके से आधुनिक दर्शन को आज के समय में देखा जाता है। आप आगे की जो हमारी क्लास होगी वो देखिए पश्चिमी दर्शन से संबंधित होगी, क्योंकि आपके सिलेबस में देखिए पश्चिमी दर्शन और भारतीय दर्शन दोनों को अध्ययन करना है। तो हम लोग अलग अलग पहले पश्चिमी दर्शन का अध्ययन करेंगे और फिर पश्चिमी दर्शन का अध्ययन करने के बाद हम लोग भारतीय दर्शन का अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग पश्चिमी जो महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके विचारों को देखेंगे, उनकी उपयोगिता देखेंगे। फिर भारतीय जो प्रमुख दार्शनिक हैं उनके विचारों को देखेंगे और उनकी उपयोगिता। तो इस तरीके से आपकी दर्शन की क्लास आगे बढ़ती हुई चली जाएगी और आप लोग अपने सिलेबस से मिलाएंगे तो देखेंगे कि आपका बहुत सा सिलेबस इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। अब हम लोग आगे की क्लास में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।